नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSB इंग्लिश गुरु में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, टेंस को लेकर बहुत लोगों को दिक्कत होती है और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में किस टेंस में क्या है। और कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आइए, मैं आपको दोनों तरह से पहचान बताऊँगा, हिंदी और अंग्रेज़ी। मैं आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों पहचान आज बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक बड़े ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखिए, ये गो लिखा है और ये लिखा है प्ले, ये लिखा है थिंक। दोस्तों, ये जो गो है, ये प्ले, ये थिंक, ये क्रिया के प्रेजेंट फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म। ये क्रिया के प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। कौन से फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है ये, ठीक। और ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल, बहुवचन में होती है। यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होता है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होता है। जैसे गो यहाँ बहुवचन है, प्ले बहुवचन है, थिंक बहुवचन है, ठीक। अगर इसी गो में हम जब ई एस जोड़ देते हैं तो ये गोज हो जाता है। प्ले में ई एस प्ले में केवल एस जोड़ते हैं, प्लेज हो जाता है। थिंक में एस लगाते हैं तो थिंग्स हो जाता है। अब जो ये आपको एस एस और ई एस लगा हुआ दिख रहा है, ये जो क्रिया होती है ये सिंगुलर होती है, ये सिंगुलर होती है, ये सिंगुलर क्रिया होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये सेट करिए कि जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसमें यस या यस नहीं लगा होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, वो हमेशा प्लूरल होता है। और जब उसी क्रिया में ई एस या यस जुड़ जाता है तो वह क्रिया सिंगुलर हो जाती है। अब क्रिया के सिंगुलर या प्लूरल होने का क्या तात्पर्य है, ये सोचना है आपको। तो अगर क्रिया प्लूरल है तो ये प्लूरल क्रिया किसके साथ यूज होगी? हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, ठीक। और अगर क्रिया सिंगुलर है तो ये सिंगुलर क्रिया किसके साथ यूज होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होगी, यूज होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, ठीक। अब आपको ये सोचना है कि सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। तो देखिए, हम प्रायः प्रोनाउन की बातें करते हैं। किसकी? प्रोनाउन की। तो आइए मैं आपको उसमें भी सबसे पहले बताता हूँ कौन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आई की। आई की, आई नेचर में सिंगुलर है, नेचर में सिंगुलर है। आई नेचर में सिंगुलर है, लेकिन यही आई यूज में प्लूरल है। अब आप सोच रहे होंगे यूज में प्लूरल का क्या अर्थ है? यूज में प्लूरल का ये अर्थ है कि आई का जब यूज होगा तो प्रेजेंट टेंस में अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, इसीलिए यह यूज में प्लूरल करता है, जबकि अपने स्वभाव से यह सिंगुलर करता है। यानी सिंगुलर बाय नेचर, अपने नेचर से या जो इसकी उत्पत्ति है उससे यह सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल कैसे है? इन यूज, यूज में प्लूरल है, यानी इसके साथ प्लूरल क्रिया लगेगी हमेशा, क्योंकि ये प्लूरल कर्ता का काम करता है। अब देखिए, वी की बात करते हैं। वी, ये वी जो है ये नेचर में भी प्लूरल है और यूज में भी प्लूरल है। वी हमेशा प्लूरल होता है नेचर में और यूज में। यू की बात करते हैं। ये यू नेचर में सिंगुलर हो सकता है,
जैसे एक व्यक्ति को यू कहते हैं तो नेचर में सिंगुलर है, लेकिन जब यूज की बात करते हैं तो यूज में प्लूरल होता है। यूज में प्लूरल होता है। यूज में प्लूरल होने का मतलब ये है कि इसके साथ जो भी क्रिया लगेगी वो हमेशा प्लूरल लगेगी, वो हमेशा प्लूरल लगेगी। लेकिन नेचर की जब बात करते हैं तो बाय नेचर ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब कि एक व्यक्ति को इंडिकेट करता है। तो ये जो प्रोनाउन है आई वी यू, ये कर्ता का काम करते हैं। इसमें आई नेचर में सिंगुलर है, यूज में प्लूरल है। वी नेचर में प्लूरल है और यूज में प्लूरल है। यू नेचर में सिंगुलर है और यूज में हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होता है। इसके साथ हमेशा प्लूरल क्रिया लगती है। तो आई वी यू की बातें हो गई, ही सी इट को बता रहे हैं। देखिए अब बातें करते हैं ही की। ये जो ही है ये बाय नेचर और बाय यूज दोनों तरह से सिंगुलर है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर क्रिया लगेगा। ये जो सी है यह भी बाय नेचर और बाय यूज सिंगुलर है। ये इट यह भी बाय नेचर और बाय यूज सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक, इन तीनों के जो प्लूरल होते हैं, इस ही सी इट का प्लूरल हमेशा दे होता है। कौन होता है? दे। इन तीनों का प्लूरल दे है, दे होता है। जो बाय नेचर और बाय यूज दोनों तरह से प्लूरल है। दे बाय नेचर और बाय यूज दोनों तरह से प्लूरल करता है। ठीक है, जबकि ही सी और इट ये तीनों के तीनों सिंगुलर करता है, बाय नेचर और बाय यूज, यानी यूज में भी सिंगुलर होंगे और ये नेचर भी इनकी प्रकृति भी, इनका स्वभाव भी सिंगुलर का ही है। तो ये थोड़ा सा कर्ता के बारे में रहा। अब आपको दिमाग में रखना है कुल मिलाकर ये बात कि आई वी यू और दे, ये चार कर्ता, आई वी यू और दे, ये चारों यूज में प्लूरल हैं। बस ये बात दिमाग में रखनी है। और ही सी इट ये तीनों यूज में सिंगुलर हैं, यानी ये हमेशा सिंगुलर कर्ता के रूप में यूज होंगे। ये बात भी आपको माइंड में सेट कर लेना है। इस टेंस के लिए खास तौर से आपको सेट करना है दिमाग में। रमेश किताबें खरीदता है। रमेश किताबें खरीदता है। इस वाक्य का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए रमेश काम करने वाला है तो यह करता होगा। ठीक, किताबें जिनको खरीदा जा रहा है ये कर्म होंगी और खरीदना काम है तो यह क्रिया हो गई। अब देखिए हिंदी के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले कर्ता उसके बाद कर्म तब क्रिया आता है। लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इंग्लिश में क्या होता है, ये रमेश बाइज बुक्स। अब यहाँ पे देखिए रमेश करता है, बाइज क्रिया है और बुक्स कर्म है। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट, ये क्रिया वर्ब और कर्म ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंट है। हिंदी में क्या होता है कि कर्ता और कर्म आसपास आते हैं, जबकि इंग्लिश स्ट्रक्चर में कर्ता के तुरंत बाद क्रिया आता है। तो कभी भी हिंदी के सेम स्ट्रक्चर पर इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो सेंटेंस प्रायः रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, और इंग्लिश का हिंदी बनाते समय भी ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश के सेम स्ट्रक्चर पर हिंदी न बनाया जाए, नहीं उसका सेंस रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ये तो हिंदी और इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात हो गई। हिंदी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया,
जबकि इंग्लिश स्ट्रक्चर में कर्ता, क्रिया, कर्म, यानी कर्ता के तुरंत बाद क्रिया आती है। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दो तरह का मिलेगा। सब्जेक्ट आपको सिंगुलर भी मिलेगा और प्लूरल भी मिलेगा। ठीक, सब्जेक्ट सिंगुलर भी मिलेगा और प्लूरल भी मिलेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल भी1 से काम चल जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल भी1 से काम चल जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म से काम चल जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको ये जो भी1 है इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अलग से एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। यानी अगर सब्जेक्ट आपका ये सिंगुलर है तो ये क्रिया को आपको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। तो हमेशा याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो क्रिया लगती है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यह फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। यह फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट से। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो उसी क्रिया में यस या ईएस जोड़ा जाता है ताकि वो क्रिया भी सिंगुलर हो जाए। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेंगे आप कि क्रिया में यस या ईएस इसीलिए जोड़ा जाता है कि वो क्रिया सिंगुलर हो जाए ताकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो सके। ठीक है, तो मेन स्ट्रक्चर आपको क्या दिमाग में रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। यह अफर्मेटिव के लिए रूल है। किसके लिए, अफर्मेटिव्स के लिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए है ये। ठीक, आइए इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। ये सेंटेंस देखिए आप, राज फल बेचता है। यहाँ पे इसमें राज सब्जेक्ट है, फल ऑब्जेक्ट है और बेचता है वर्ब। ये हिंदी स्ट्रक्चर में है। लेकिन इसका जब इंग्लिश बनाएंगे तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप, तो राज लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब बेचना है, इसको लिखेंगे तो सेल हो जाएगा। फिर क्या बेचता है, फल, फल को इंग्लिश में फ्रूट्स कहते हैं। अब यहाँ गौर से देखिए, राज है और सेल है, क्या दोनों मैच खा रहे हैं, नहीं, क्योंकि राज सिंगुलर है और सेल प्लूरल है। तो ये जो सेल प्लूरल है इसको सिंगुलर करने के लिए यस लगाएंगे, राज सेल्स फ्रूट्स, तब राज और सेल्स की जोड़ी जमेगी, यानी राज भी सिंगुलर है, सेल्स भी सिंगुलर है। ठीक है, अगर यहीं पे होता ही सेल फ्रूट्स, अब देखिए ही सिंगुलर है और सेल प्लूरल है, तो फिर इस सेल को आपको सिंगुलर करना पड़ेगा एस लगा के, ही सेल्स फ्रूट्स। जब आप ये एस लगाएंगे तब ही के साथ इसका जोड़ी जमेगा। इसी से स्पष्ट होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसमें यस या ईएस जोड़ा जाता है। अगर नहीं जोड़ेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। अब ये वाक्य देखिए, कोमल क्रिकेट खेलती है। इसमें कोमल सब्जेक्ट हो गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया और खेलती है वर्ब हो गया। जब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कोमल को लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे खेलना यानी प्ले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट। अब इतना लिखने के बाद एक चीज़ ध्यान देंगे, कोमल एक लड़की है या कोई एक लड़की है, तो जब ये सिंगुलर है और प्ले, मैंने बताया था कि प्ले भी1 है तो यह जन्म से ही प्लूरल होता है। अब इस प्लूरल का इस सिंगुलर से कोई जोड़ नहीं है, मेल नहीं है, तो इसको सिंगुलर करना पड़ेगा यस लगा के, तब ये इनका जोड़ बनेगा। तो कोमल प्लेज क्रिकेट। ठीक, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और निकालिए आप, देखिए इस वाक्य का जो अंत हुआ है ती है से हुआ है। किससे हुआ है, ती है से। तो जब भी हिंदी वाक्यों का अंत
ता है, ती है, ते है से होता है तो वो हिंदी के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। और जब अंग्रेजी के वाक्यों में सिंगुलर कर्ता के साथ क्रिया में, सिंगुलर कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगा हो या ईएस जुड़ा हो क्रिया में, तो वो अंग्रेजी का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वो अंग्रेजी का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब जरा ये सेंटेंस देखिए, दे हेल्प देयर फ्रेंड्स, ही हेल्प हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप दे और हेल्प को देखिए, दे प्लूरल है, दे एक से अधिक लोगों के बारे में बताता है, दे प्लूरल है तो हेल्प भी प्लूरल है क्योंकि ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है और वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म शुरू से ही प्लूरल होता है। तो दे प्लूरल है इसलिए हेल्प प्लूरल है, तो इन दोनों की जोड़ी जमती है, यानी दोनों सही है इस सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अब यहाँ देखिए, ही हेल्प हिज फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में ही सिंगुलर है जबकि हेल्प वर्ब प्लूरल हो जा रहा है। तो इस वर्ब को सिंगुलर करने के लिए आपको यस लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, तब ये सही होगा। अगर ये यस ऐड नहीं करते हैं आप तो ये रॉन्ग होगा। तो एक ही बात सेट करना अपने माइंड में आपको, यू विल हैव टू सेट इन योर माइंड कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी आपको सिंगुलर ही बनाना पड़ेगा यस या यस ऐड करके। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखना है जो प्लूरल होता ही है। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव्स के लिए रहा। अब जरा इस स्ट्रक्चर पे नज़र डालिए आप पूरा रूल पढ़ने के बाद कि हमने लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये वर्ब आपका क्या होगा, केवल V1 होगा, वर्ब V1 होगा। और अगर सब्जेक्ट आप सबका सिंगुलर हो जाए, सिंगुलर का मतलब वही ही, सी, किसी एक व्यक्ति का नाम, ये इस तरह का, तो अगर सिंगुलर हो जाए सब्जेक्ट तो आपको क्रिया में ये जो V1 है इसमें एक्स्ट्रा एस या ईएस जोड़ना है। जब आप एक्स्ट्रा एस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये आपका वर्ब सिंगुलर हो जाता है, ये वर्ब सिंगुलर हो जाता है, तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सटीक सेंटेंस कहलाता है। अगर आप इसमें यस या यस मिस करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ये था स्ट्रक्चर अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। ठीक है, अब हम आपको नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताते हैं। देखिए, अब आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। यहाँ सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगा हुआ है, ये डू सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। यहाँ जो सब्जेक्ट है अभी ये स्पेसिफाई नहीं किया मैंने कि सिंगुलर या प्लूरल। हाँ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू को यूज करिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप डू का यूज करिए। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो इसी डू में आप ईएस ऐड कर दीजिए, डज यूज कर दीजिए। तो यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आपको यूज करना है। ये बात अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि सब्जेक्ट प्लूरल होने पर डू नॉट और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे उसके साथ डज नॉट यूज करना है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होते ही आपने क्या किया, डू में ईएस ऐड कर दिया ताकि ये वर्ब सिंगुलर हो जाए। ठीक, इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वे लोग हमारी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में वे लोग सब्जेक्ट हैं, दे, सबसे पहले दे लिख लेंगे, फिर नहीं करते हैं के लिए हम डू नॉट यूज करेंगे, डू नॉट, दे डू नॉट। मदद करने का अंग्रेजी होता है हेल्प, हेल्प हमारी का होगा यहाँ पे अस, तो दे डू नॉट हेल्प अस। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, वह चाय नहीं पीता है, तो वह के लिए हम ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फिर नहीं पीता है का हम क्या लिखेंगे, ही डू नॉट, या पीना का टेक लिखेंगे, डू नॉट टेक क्या, टी, ही डू नॉट टेक टी। अब
ही के साथ डू शोभा नहीं देता है, सूट नहीं करता है, इसीलिए डू को आपको डज में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ही सिंगुलर है तो डू को सिंगुलर करेंगे तभी ये इसके साथ सूट करेगा। तो ही डज नॉट टेक टी, अब ये एक सही सेंटेंस होगा। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा, डू का डज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहीं डे के साथ अगर डज किए होते तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि दे प्लूरल है जबकि डज प्लूरल सिंगुलर हो जाता तो रॉन्ग हो जाता। इसीलिए आपको यहाँ पर डू को डू रखना पड़ेगा, क्योंकि दे प्लूरल है तो डू भी प्लूरल है, ही सिंगुलर है तो डज सिंगुलर है, और ही सिंगुलर है तो डू लिखेंगे तो प्लूरल रहेगा, फिर उसमें ई एस ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। ये निगेटिव है। देखिए अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ दो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। एक तो जिसमें डू पहले मिलेगा, डू प्लस सब्जेक्ट, फिर V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये मिलेगा एक स्ट्रक्चर आपको, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, WH फैमिली होगी। क्वेश्चन वर्ड में कौन होगा, WH फैमिली होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद डू, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ठीक, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू रहेगा, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इसी डू में आपको ई यस ऐड करना पड़ेगा, ठीक। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इसी डू में एस ऐड करना पड़ेगा। फिर वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, डू लिखा है मैंने, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप डू को यूज करिए शौक से। अगर ये सिंगुलर हो जाता है तो आपको इसी डू में एस ऐड करना पड़ेगा, तब इन दोनों का मेल हो जाएगा, नहीं तो तालमेल नहीं बैठेगा, ठीक। अच्छा, दूसरा बात कि अगर ये डू वाला यूज करना या डज वाला, तो जब सेंटेंस क्या से शुरू हो, यानी हिंदी वाक्य का बिगिनिंग क्या से होता है, तब इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं जिसमें डू या डज पहले आता है। लेकिन अगर हिंदी स्ट्रक्चर में कौन, क्यों, कैसे ये सब आता है, तब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज करते हैं, यानी WH फैमिली सबसे पहले यूज करते हैं। तब WH फैमिली तब सबसे पहले यूज करते हैं जब कौन आ जाए, क्यों आ जाए, ठीक है, क्या भी आए, लेकिन ये सब वाक्य के मिडिल में आते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद आएंगे, ठीक। ये सब सब्जेक्ट के बाद आते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, क्या वह सेब खाती है। इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट से भी पहले आ गया, वह से पहले आ गया। क्या वह सेब खाती है, इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट से पहले आ गया। तो यहाँ पर क्या के लिए कोई अलग से शब्द यूज नहीं होगा, बल्कि हमने बताया था शुरुआत में डू लिखिए आप, तो डू लिख लीजिए। फिर वह के लिए यहाँ पे सी लगेगा, सी। खाना का हो गया ईट, और सेब का हो गया एन एप्पल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है सी है सिंगुलर, डू है प्लूरल, तो इसको डच करना पड़ेगा आपको। तो डज सी ईट एन एप्पल, ठीक। अब यहाँ पे वह सुबह में क्या खाती है, यहाँ पे देखिए क्या जो है कर्ता के बाद आया है, यानी बीच में आया है। जब यह बीच में आता है तो इसके लिए इसका जो पर्टिकुलर शब्द होता है उसको यूज करते हैं, जो इसका पर्टिकुलर शब्द होता है उसको यूज करते हैं। इससे क्या का पर्टिकुलर शब्द होता है वाट, तो वाट यूज करेंगे, वाट के बाद मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको डू यूज करना है, डू, वाट डू। अब वह का अंग्रेजी होता है सी, फिर खाना को होता है ईट, ये हो गया ईट, ठीक। वाट डू सी ईट इन द मॉर्निंग। अब इतना के बाद आपको क्या दिमाग में रखना है, देखिए यहाँ पे है सी और यहाँ पे डू। सी क्या है, सिंगुलर है, सी क्या है,
सिंगुलर है, डू क्या है प्लूरल, तो इनका मेल नहीं हो रहा है, तो इसका मेल करने के लिए आपको डू को ईएस जोड़ना पड़ेगा, तब जाके सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डज होगा। व्हाट डज सी ईट इन द मॉर्निंग, अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं तब करेक्ट होगा। अगर आप ये लिखते हैं कि व्हाट डू सी ईट इन द मॉर्निंग, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक, तो इसलिए बी केयरफुल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट हो अगर कहीं तो प्लूरल वर्ब यूज करिए। और दूसरी चीज़, क्या अगर प्रारंभ में आए तो डू डज को सेंटेंस के प्रारंभ में रखिए। अगर क्या क्यों कैसे बीच में आता है तो उनकी जो अंग्रेजी होती है स्पेशली हाउ व्हाट वाई, उसको सेंटेंस के बिगनिंग में यूज करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तो थैंक यू। आगे हम मिलेंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। धन्यवाद।